थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए, थोड़ा थोड़ा खिसकिए। उधर वो आप लोग को बोल, सब मोटी सब एक बेंच पे बैठ गई है। इधर खिसक जाइए, खिसकिए, चलिए। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन ना है ठीक। चलिए, क्या हालचाल है? बढ़िया है। तो एक सप्ताह से जो है हम अनुपस्थित थे, ठीक है, एक सप्ताह से अनुपस्थित थे, तो मालूम तो होगा ही, ऐसा थोड़े है कि मालूम नहीं होगा, मालूम तो होगा ही। अब जब मालूम है तो इसलिए चर्चा करने से कोई मतलब होता नहीं है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप लोग अभी प्रणाम नहीं करना है, ठीक है। देखिए, आप लोग में है कि आप लोग प्रणाम करते हैं सीधा ऐसे, ठीक है। हमको चोट लगा हुआ यहीं पे, दोनों पैर में, ठीक है। तो जींस पहन करके नहीं आ रहे हैं कि जो है, जो दवाई लगाते हैं उसके बाद जो है, कल जो है थोड़ा सा टाइट ये पहन के आ गए थे, तो रात में गए तो फिर जो है पूरा जो है क्या बताए, दर्द तो वो हो ही रहा था। दूसरा चीज जो है, यानी ऐसा हो गया था कि बड़ी अजीब स्थिति था, समझे। तो इसलिए जो है ये पहन के आते हैं ताकि जल्दी ठीक हो जाए। तो इसलिए जो है रिक्वेस्ट है, प्रणाम नहीं करना है अभी। चलिए, अब आ जाइए, हल्ला नहीं करना है, अब आइए। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपको पाषाण युग से लेकर वर्धन वंश तक पढ़ा दिए हैं, और पाषाण युग, हड़प्पा और वैदिक, ये 3 चैप्टर का क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। या फिर वैदिक सभ्यता का हो सकता है क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, पूरा हो गया, हाँ, वैदिक युग का क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। आगे वैदिक युग से आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करवा देंगे। और आगे जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक उत्तर भारत का इतिहास और एक दक्षिण भारत का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत उत्तर भारत का इतिहास हम लोगों का समाप्त हो चुका है। आज से हम लोग दक्षिण भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। तो आज से जो है हम लोग दक्षिण भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास। और जो दक्षिण भारतीय इतिहास है, इस दक्षिण भारतीय इतिहास में जो है बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है। लगभग आप मान करके चलिए कि दक्षिण भारतीय इतिहास में जो है आपको, अभी सिलेबस से भी हम आपको अवगत करवा देंगे, मुश्किल से 7-8 चैप्टर है। और बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। और दक्षिण भारत का इतिहास जो है, हमको लगता है कि जो है 10 क्लास में दक्षिण भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। 10 क्लास, और 1 माह में आपका क्लास होता है, 1 सप्ताह में होता है 3। तो 1 माह यानी ये क्या तारीख है आज? 16
16 मई 16 मई 16 मई है। आप मान करके चलिए 16 जून के आसपास से जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू होगा। 16 जून के आसपास से मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत हम लोग करेंगे 16 जून से। उससे पहले आपका खत्म हो जाएगा, उससे पहले हर हाल में खत्म होगा, समझ गए। ऐसे तो पहले ही खत्म हो जाता, मई में ही खत्म हो जाता, लेकिन एक सप्ताह क्लास नहीं हुआ है जिस वजह से जो है खत्म नहीं हो पाएगा। तो मई लास्ट जाते जाते प्रयास करेंगे, या 16 यानी 15 जून से तो आप एकदम मान के चलिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत कर देंगे। तो अभी लगभग 1 माह और चलेगा, ठीक है। और 1 माह में हमको लगता है क्वेश्चन आंसर भी सब चीज निपट जाएगा प्राचीन का। और फिर हम आपको बताते हैं कि प्राचीन में आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं होगी। बार बार क्वेश्चन और जो कॉपी है उसका रिवीजन जो है आप अपना आराम से करते रहेंगे। तो दक्षिण भारत का इतिहास देखिए, जैसे भारत का मानचित्र अगर आप लेंगे, मानचित्र लगाए हैं जी, अच्छा रिवीजन हम बाद में करवा देंगे, चिंता नहीं करना है, रिवीजन बाद में करवा देंगे। भारत का जब आप मानचित्र लेंगे तो ये जो है आप भारत मान के चलिए, तो भारत के मध्य से होकर जो है विंध्याचल पर्वत गुजरती है, मध्य से होकर विंध्याचल पर्वत गुजरती है। और जो भारत के मध्य से होकर विंध्याचल पर्वत गुजरती है, यह विंध्याचल पर्वत भारत को 2 भाग में बांटती है। इस विंध्याचल पर्वत के जब आप ऊपर जाते हैं तो ये उत्तर भारत होता है। क्या होता है? उत्तर भारत, उत्तर भारत, ये उत्तर भारत होता है। वही विंध्याचल पर्वत के जब आप नीचे आते हैं तो ये होता है आपको दक्षिण भारत। क्या होता है? दक्षिण भारत। तो जो विंध्याचल पर्वत है यह भारत को 2 भाग, उत्तर भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करता है। अब दूसरी बात यह है, दूसरी बात आपको यह है कि जो आपको दक्षिण भारत है, अब ये दक्षिणी भारत है, दक्षिण भारत के अंतर्गत कई सारी नदियां बहती है। और दक्षिण भारत के अंतर्गत जो कई सारी नदियां बहती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, तुंगभद्रा, वेगई, पेरियार, शरावती, ये तमाम प्रकार की नदियां दक्षिण भारत के अंतर्गत बहती है। दक्षिण भारत के अंतर्गत जो ये तमाम प्रकार की नदियां बहती है, इन नदियों में एक नदी है कृष्णा और एक नदी है तुंगभद्रा। एक नदी है कृष्णा और एक नदी है तुंगभद्रा। कृष्णा की ही सहायक नदी तुंगभद्रा है। कृष्णा नदी की ही सहायक नदी कौन है? तुंगभद्रा। और ये दोनों नदी दक्षिण भारत में बहती है। और दूसरी बात, आप इतना तो निश्चित तौर पर जानते होंगे कि 2 नदियों का बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब। क्या कहलाता है? दोआब। दोआब कहलाता है। तो आपको दक्षिण भारत में एक नदी बहती है कृष्णा। कौन नदी? कृष्णा। कृष्णा। और दक्षिण भारत में ही एक नदी बहती है तुंगभद्रा। कौन नदी? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। तो ये जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दोआब का इलाका है, इस दोआब को कहा जाता है रायचूर दोआब। रायचूर दोआब। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के दोआब को कहा जाता है रायचूर दोआब। रायचूर दोआब, रायचूर दोआब। और जो रायचूर दोआब है, रायचूर दोआब दक्षिण भारत को 2 भाग में बांटती है। जिस प्रकार विंध्याचल पर्वत भारत को 2 भाग में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, उसी प्रकार से दक्षिण भारत के अंतर्गत जो रायचूर दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का दोआब रायचूर दोआब है, यह रायचूर दोआब दक्षिण भारत को 2 भाग में बांटती है।
रायचूर दोआब के जब आप ऊपर जाएंगे तो ये दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। दक्कन, दक्कन का क्षेत्र कहलाता है। और जो दक्कन का क्षेत्र है, और जो दक्कन का क्षेत्र है, इस दक्कन के क्षेत्र के अंतर्गत, जो दक्कन का क्षेत्र है, दक्कन के क्षेत्र के अंतर्गत मूलतः महाराष्ट्र और कर्नाटका, दक्कन के अंतर्गत मूलतः महाराष्ट्र और कर्नाटका आता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका आता है। वहीं रायचूर दोआब के जब आप नीचे आएंगे तो यह तमिलकम प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? तमिलकम प्रदेश। तमिलकम प्रदेश, तमिलकम प्रदेश। और जो तमिलकम प्रदेश है, तमिलकम प्रदेश को ही सुदूर दक्षिण का क्षेत्र भी कहा जाता है। सुदूर दक्षिण का क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये जो तमिलकम प्रदेश है, इस तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत केरला राज आता है, तमिलनाडु राज आता है, आंध्र प्रदेश राज आता है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तीनों राज्य जो है आपको तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये तीनों राज्य तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो जो आपको दक्कन का इलाका है और जो आपको तमिलकम प्रदेश है, इन क्षेत्रों में शासन करने वाले जो राजवंश है, जैसे उत्तर भारत में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, ये तमाम राजवंश के शासकों ने उत्तर भारत में शासन किया। उसी प्रकार से अगर बात दक्षिण भारत की जाए तो दक्षिण भारत के अंतर्गत दक्कन और तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के बाद पल्लव, पल्लव के बाद चालुक्य, चालुक्य के बाद चोल, ये तमाम राजवंश के शासकों ने संगम, फिर संगम, ये तमाम राजवंश के शासकों ने दक्षिण भारत के अंतर्गत शासन किया। तो ये जो तमाम राजवंश के शासक राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, चालुक्य, संगम, ये जो राजवंश के शासक शासन किए हैं, इन राजवंशों के विषय में ही दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना होता है। अब बात की जाए इन राजवंशों में किस राजवंश का शासन दक्कन के क्षेत्र में रहा है और किस राजवंश का शासन तमिलकम प्रदेश में रहा है। तो दक्षिण भारत में शासन करने वाले राजवंशों में, दक्षिण भारत में शासन करने वाले राजवंशों में चालुक्यों का शासन, चालुक्य, चालुक्य वंश के शासकों का शासन, चालुक्य वंश के शासकों का शासन, चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूटों का शासन, राष्ट्रकूटों का शासन, राष्ट्रकूटों का शासन। ये जो चालुक्य और राष्ट्रकूट है, चालुक्य और राष्ट्रकूट का शासन दक्कन के क्षेत्र में रहा है, अर्थात चालुक्य और राष्ट्रकूटों का शासन महाराष्ट्र और कर्नाटका के क्षेत्र में रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के क्षेत्र में रहा है। इसी प्रकार जो आपको इसके अलावा जो अन्य राजवंश है, जैसे संगम वंश हो गया, संगम वंश के बाद पल्लव वंश हो गया, पल्लव वंश के बाद चोल वंश हो गया, चोल वंश हो गया। ये जो राजवंश है, संगम वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, ये जो राजवंश है, इन राजवंशों का शासन तमिलकम प्रदेश में रहा है, अर्थात इन राजवंशों का शासन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में रहा है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में रहा है। तो आपको यह बात स्पष्ट हो पा रहा होगा कि दक्षिण भारतीय राजवंशों में चालुक्य, राष्ट्रकूट, संगम, पल्लव, चोल वंश, इन राजवंशों में किसका शासन दक्कन में रहा है, अर्थात महाराष्ट्र, कर्नाटक में रहा है, और किसका शासन तमिलकम प्रदेश, अर्थात केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में रहा है। यह बात आपको कुछ स्पष्ट हुआ? हां या ना? हां। अब देखिएगा,
इन राजवंशों में अगर देखा जाए तो इन राजवंशों में शासन करने वाला, इन राजवंशों में शासन करने वाला जो सबसे प्राचीनतम राजवंश है, जैसे देखिए आप पढ़ते हैं, आप हर्यक वंश के विषय में पढ़ते हैं, शिशुनाग वंश के विषय में पढ़ते हैं, नंद वंश के विषय में पढ़ते हैं, मौर्य वंश के विषय में पढ़ते हैं, कण्व, शुंग, सातवाहन, कुषाण इत्यादि वंश के विषय में पढ़ते हैं। तो अब इन राजवंशों में सबसे प्राचीनतम कौन था? हर्यक। तो सबसे पहले आपने हर्यक को पढ़ा, हर्यक के बाद शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर कण्व, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, वर्धन। इस प्रकार क्रमवार तरीका से आपने इतिहास को पढ़ा। उसी प्रकार से दक्षिण भारत के अंतर्गत शासन करने वाले इन राजवंशों में जो सबसे प्राचीनतम राजवंश है, दक्षिण भारत के अंतर्गत शासन करने वाले इन राजवंशों में चालुक्य, राष्ट्रकूट, संगम, पल्लव, चोल वंश में जो शासन करने वाला सबसे पुराना या सबसे प्राचीनतम राजवंश है वह संगम वंश है। वह कौन है? संगम वंश। और इसलिए सबसे पहले हम लोग संगम वंश के विषय में पढ़ेंगे। इन तमाम राजवंशों में शासन करने वाला जो प्रथम राजवंश है वह संगम वंश है। और यही कारण है कि सबसे पहले हम लोग संगम वंश के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? संगम वंश। तो सबसे पहले हम लोग संगम वंश के विषय में पढ़ेंगे, फिर संगम के बाद पल्लव, चोल वंश, चालुक्य, राष्ट्रकूट के विषय में जो है हम लोग पढ़ लेंगे। कुछ बात समझ में आया? चलिए, तो अब जो है आपको करना क्या है? आपको करना है, ऊपर में हेडिंग मारना है दक्षिण भारत का इतिहास, हेडिंग मार लिए हैं, और उसके ठीक नीचे यह चित्र आपको बनाना है। उसके ठीक नीचे यह चित्र बनाना है, उसके ठीक नीचे एक पॉइंट लिखिए और एक पॉइंट के बाद आपको चित्र बनाना है। ठीक है, लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। जिस प्रकार जिस प्रकार जिस प्रकार जिस प्रकार जिस प्रकार विंध्याचल पर्वत, जिस प्रकार विंध्याचल पर्वत, जिस प्रकार विंध्याचल पर्वत भारत को दो भाग, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करता है। भारत को दो भाग, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करता है। उसी प्रकार रायचूर दोआब, उसी प्रकार रायचूर दोआब, रायचूर दोआब, रायचूर दोआब दक्षिण भारत को दो भाग, रायचूर दोआब, रायचूर दोआब दक्षिण भारत को दो भाग, रायचूर दोआब दक्षिण भारत को दो भाग, दक्षिण भारत को दो भाग, रायचूर दोआब दक्षिण भारत को दो भाग, दक्कन प्रदेश, दक्कन प्रदेश, दक्कन प्रदेश, दक्कन प्रदेश और तमिलकम प्रदेश, दक्कन प्रदेश और तमिलकम प्रदेश, तमिलकम प्रदेश में विभाजित करता है। दक्कन प्रदेश और तमिलकम प्रदेश में विभाजित करता है। दक्कन प्रदेश और तमिलकम प्रदेश में विभाजित करता है। फुल स्टॉप। दक्कन प्रदेश के अंतर्गत मूलतः, दक्कन प्रदेश के अंतर्गत मूलतः दक्कन प्रदेश के अंतर्गत मूलतः
दक्कन प्रदेश के अंतर्गत मूलतः, दक्कन प्रदेश के अंतर्गत मूलतः, दक्कन प्रदेश के अंतर्गत मूलतः महाराष्ट्र और कर्नाटका का क्षेत्र आता है, महाराष्ट्र और कर्नाटका का क्षेत्र आता है। दक्कन प्रदेश के अंतर्गत मूलतः महाराष्ट्र और कर्नाटका का क्षेत्र आता है, महाराष्ट्र और कर्नाटका का क्षेत्र आता है। फुल स्टॉप। दक्कन प्रदेश में, दक्कन प्रदेश में, दक्कन प्रदेश में, दक्कन प्रदेश में चालुक्य वंश और राष्ट्रकूटों का शासन रहा है। दक्कन प्रदेश में चालुक्य वंश और राष्ट्रकूटों का शासन रहा है। दक्कन प्रदेश में चालुक्य वंश और राष्ट्रकूटों का शासन रहा है। दक्कन प्रदेश में चालुक्य वंश और राष्ट्रकूटों का शासन रहा है। दक्कन प्रदेश में चालुक्य वंश और राष्ट्रकूटों का शासन रहा है, राष्ट्रकूटों का शासन रहा है। दक्कन प्रदेश में चालुक्य वंश और राष्ट्रकूटों का शासन रहा है, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूटों का शासन रहा है। वहीं तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत, 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 तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है। तमिलकम वहीं तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है। वहीं तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत, वहीं तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत, वहीं तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है। वहीं तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है। वहीं तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है। फुल स्टॉप। तमिलकम प्रदेश में, तमिलकम प्रदेश में संगम वंश, तमिलकम प्रदेश में संगम वंश, संगम वंश, संगम वंश, पल्लव वंश, पल्लव वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, संगम वंश, पल्लव वंश और चोल वंश, संगम वंश, पल्लव वंश और चोल वंश, संगम वंश, पल्लव वंश और चोल वंश, चोल वंश का शासन रहा है। संगम वंश, पल्लव वंश और चोल वंश का शासन रहा है। संगम वंश, पल्लव वंश और चोल वंश का शासन रहा है। फुल स्टॉप। दक्षिण भारत के अंतर्गत शासन करने वाले, उसी में कंटिन्यू, दक्षिण भारत के अंतर्गत शासन करने वाले, दक्षिण भारत के अंतर्गत शासन करने वाले, दक्षिण भारत के अंतर्गत शासन करने वाले सभी राजवंशों में, दक्षिण भारत के अंतर्गत शासन करने वाले सभी राजवंशों में सबसे प्राचीनतम राजवंश संगम वंश, दक्षिण भारत के अंतर्गत शासन करने वाले सभी राजवंशों में सबसे प्राचीनतम राजवंश संगम वंश रहा है। दक्षिण भारत के अंतर्गत शासन करने वाले सभी राजवंशों में सबसे प्राचीनतम राजवंश संगम वंश रहा है। देखिए, ये तो भाषा में लिखा दिए हैं, इसी चीज को यहां पर मानचित्र पर हम लिखे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप मानचित्र बना लेंगे, थोड़ा याद रहेगा आपको। तो 1-2 मिनट दे करके इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आप इसको ड्रॉ कीजिए, हम हट गए हैं, ड्रॉ कीजिए आराम से। बारह 13 14 का क्लास हुआ था, 12 13 14
12, 13, 14 को किसका क्लास था? हाँ 12, 13, 14, 14 को कौन दिन था? 14 को संडे था, तो 14 को क्लास नहीं हुआ है, और 13 को सैटरडे था, सैटरडे को भी क्लास नहीं हुआ है। अब 12 को मेरा ना क्लास था, 12 को भी नहीं हुआ है, ना 12 को हुआ है, ना 13 को हुआ है, ना 14 को। बोल दीजिए उसको नहीं हुआ है क्लास, 12, 13, 14 को क्लास नहीं हुआ है। छापिए आप लोग। पढ़ते उड़ते हैं कि ना है? अरे ऑफिस पूछ रहे हैं, क्या घंटा पढ़ते हैं घर पे है? एक दिन में क्या कुछ सिनेमा देखते हैं? नहीं देखते हैं, मम्मी कसम। सप्ताह में सप्ताह में ना, महीना में एक बार। हाँ महीना में एगो देखते हैं, ठीक है। सिनेमा भी देखना चाहिए, इतना पैसा लगता है महाराज, सिनेमा बनाने में पैसा लगता है ना जी। तो अभी स्टूडेंट लाइफ है, महीना में एगो देखिए। जब गृहस्थ जीवन में चले जाइएगा, पैसा उसा अच्छा कमाइएगा, तब सप्ताह में एगो देखिएगा, वीकेंड पे, सैटरडे संडे को। क्या सैटरडे को या संडे को छाप लिए। हाय तोरी, ये तो पूरा मानचित्र बनाने लगा, पूरा भारत ही खींचने लगा। हो गया। अब देखिए, अब सुनिए हो गुरुजी लोग, सुनिए। अब आगे आप सबसे पहले हेडिंग मारिए संगम वंश। संगम वंश, संगम वंश। संगम वंश, सुनिए। संगम वंश, इसमें संगम शब्द, जो संगम शब्द है ना, देखिए जैसे हम आपको उत्तर भारत का इतिहास पढ़ाए हैं, तो उत्तर भारत के इतिहास में एक शब्द लिखाए होंगे मगध। मगध, मगध, मगध। और मगध वंश, कहीं कहीं लिखा होगा मगध वंश, मगध वंश। ऐसे हम नहीं लिखाए हैं, लेकिन कहीं कहीं मगध वंश लिखा होता है। तो मगध वंश, तो मगध वंश जो लिखा होता है, तो मगध वंश का मतलब क्या होता है? तो जो मगध वंश लिखा होता है, मगध वंश का मतलब सिर्फ कोई एक राजवंश नहीं होता है, बल्कि हर्यक, शिशुनाग, नंद। हर्यक, शिशुनाग और नंद। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये तीनों वंश को सम्मिलित रूप से मिलाकर कहा जाता है मगध वंश। क्या कहा जाता है? मगध वंश। तो उत्तर भारत के इतिहास में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये तीनों वंश को जब सम्मिलित रूप से मिला दिया जाता है तो उसी को मगध वंश कहा जाता है। उसी प्रकार से दक्षिण भारतीय इतिहास के अंतर्गत, उसी प्रकार से दक्षिण भारतीय इतिहास के अंतर्गत जब चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश, और पांड्य वंश, ये तीनों वंश को जब मिला दिया जाता है तो इन तीनों वंशों के शासन को ही सम्मिलित रूप से संगम वंश कहा जाता है। अर्थात यहां पर
हम यह बात कह सकते हैं कि संगम वंश के अंतर्गत 3 राजवंश के शासकों ने शासन किया है, और संगम वंश के अंतर्गत जो 3 राजवंश के शासकों ने शासन किया है वो 3 राजवंश है। पहला चेर, दूसरा चोल और तीसरा पांड्य। क्वेश्चन बैंक पलट के देखेंगे ना तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या मिलेगा? निम्नलिखित में से, गौर से सुनिएगा और उत्तर देना है आपको, निम्नलिखित में से कौन राजवंश संगम वंश के अंतर्गत नहीं आता है? चेर, चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य। क्या होगा उत्तर? राष्ट्रकूट होगा। यह बात समझ में आया है? चलिए अब देखिएगा कि जो संगम वंश है, जो संगम शब्द है, संगम शब्द है, संगम जो है एक तमिल भाषा का शब्द है। अगर हम संगम की बात करें तो जो संगम है यह आपको तमिल भाषा का शब्द है। कौन भाषा का शब्द है? तमिल भाषा। संगम तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है सभा, सम्मेलन या संगोष्ठी। संगम तमिल भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है सभा, सम्मेलन या संगोष्ठी। सभा, सम्मेलन या संगोष्ठी संगम का अर्थ होता है। अब देखिए कि जो संगम वंश है, संगम वंश के अंतर्गत चेर, चोल, पांड्य आता है। अगर आप चेर को देखेंगे तो चेरों का शासन रहा है केरल में, चेरों का शासन रहा है केरल में। चोल का शासन रहा है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्य में, और पांड्य का शासन रहा है तमिलनाडु में। तो चेर, चोल, पांड्य का शासन केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रहा है। और जो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, यह आपको तमिलकम प्रदेश में आता है। अर्थात संगमों का शासन, अर्थात चेर, चोल, पांड्य का शासन तमिलकम प्रदेश में, और स्टेट भी हमने आपको क्लियरिफाई कर दिया है। अब यहां पर जो तमिलकम प्रदेश है, तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत जो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आता है। इस तमिलकम प्रदेश के विषय में जानकारी हमें तमिल साहित्य से प्राप्त होता है। जो तमिलकम प्रदेश है, इस तमिलकम प्रदेश के विषय में, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के विषय में जानकारी हमें तमिल साहित्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तमिल साहित्य, तमिल साहित्य। अब जो तमिल साहित्य है, कई सारे तमिल साहित्य है, जो कई सारे तमिल साहित्य है, उन तमिल साहित्यों में कुछ प्रमुख तमिल साहित्य है। तमिल साहित्यों में जो कुछ प्रमुख तमिल साहित्य है उसमें एक है शिल्पादिकारम, एक है शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम के बाद एक है मणिमेखले, मणिमेखले, मणिमेखले। और एक है जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि। ये तमाम सब तमिल साहित्य है। ये सभी तमिल साहित्य है जो हमें तमिलकम प्रदेश और तमिलकम प्रदेश के अंतर्गत शासन करने वाले चेर, चोल और पांड्य राजवंश के विषय में जानकारी देता है। अब इन तमिल साहित्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण तमिल साहित्य है वह आपको शिल्पादिकारम है। अगर बात हम लोग शिल्पादिकारम की करें तो शिल्पादिकारम नामक तमिल साहित्य की रचना इलांगे आदिगल ने किया है। इलांगे आदिगल, इलांगे आदिगल ने किया है। और यह जो शिल्पादिकारम नामक साहित्य है, इस साहित्य से हमें पाजेब या पायल के कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। पाजेब या पायल, महिला लोग जो अपने पैर में पहनती है, पाजेब या पायल।
पाजेब या पायल। 2008-9 में यह प्रश्न जो है यूपीएससी पूछा था। 2008-9 में उस टाइम इसी प्रकार का प्रश्न पूछता था। तो शिल्पाधिकारा कौन तमिल साहित्य से हमें पाजेब या पायल के कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। यूपीएससी का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, पाजेब या पायल। देखिए इस कहानी में 4 पात्र है। ऐसे तो बहुत सारे पात्र है, लेकिन 4 प्रमुख पात्र है। इस कहानी में जो 4 प्रमुख पात्र है उसमें नायक है कोबलम। कोबलम एक व्यापारी हुआ करता था। कोबलम एक व्यापारी हुआ करता था। और नायिका है कन्नगी। नायिका कौन है? कन्नगी। और कन्नगी कोबलम की पत्नी हुआ करती थी। नायक है कोबलम। कोबलम एक व्यापारी हुआ करता था। और नायिका है कन्नगी। कन्नगी कोबलम की पत्नी हुआ करती थी। और सह नायक है नेडुंजेलियन। सहनायक है नेडुंजेलियन। और सहनायिका है, अगर बात सहनायिका की करें तो सहनायिका है माधवी। और माधवी एक बेश्या हुआ करती थी, प्रोस्टिट्यूट, बेश्या हुआ करती थी माधवी। यही 4 पात्र हैं मुख्य तौर पर इस पायल की कहानी में। देखिए कोबलम एक व्यापारी था। कोबलम एक व्यापारी था जो रहने वाला था चोल राज्य का। कोबलम एक व्यापारी था जो चोल राज्य का रहने वाला था। कोबलम व्यापार के सिलसिले में पांड्य राज्य जाया करता था, चेर राज्य जाया करता था। अब व्यापारी है तो स्वाभाविक सी बात है, व्यापार के सिलसिले में उसे अलग अलग शहर का भ्रमण निश्चित तौर पर करना होगा। तो कोबलम व्यापार के सिलसिले में अलग अलग जगह की यात्रा किया करता था। उस यात्रा के क्रम में ही कोबलम को माधवी नामक बेश्या से प्रेम हो गया। कोबलम को माधवी नामक बेश्या से प्रेम हो गया। और फिर कोबलम जो है अपनी पत्नी कन्नगी, कोबलम की पत्नी कन्नगी थी। कोबलम क्या किया? अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़ दिया। कोबलम अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़ दिया। और कन्नगी को छोड़ने के बाद जो है माधवी के प्रेम में पड़ गया। और माधवी के साथ ही कोबलम रहने लगा। और माधवी के प्रेम में पड़कर कोबलम धीरे धीरे व्यापार पर कम ध्यान देने लगा, माधवी पे ज्यादा ध्यान देने लगा। तो स्वाभाविक सी बात है व्यापार नष्ट होगा। और व्यापार नष्ट हो गया। जब तक व्यापार कोबलम का अच्छा खासा था, सब चीज ठीक ठाक चल रहा था, तो माधवी उसके साथ थी। लेकिन जब कोबलम का व्यापार नष्ट हो गया, कोबलम रोड पे आ गया, कोबलम भिखमंगा हो गया, तो माधवी भी उसको छोड़ दी। और जब माधवी छोड़ दी तो फिर से कोबलम को अपनी पत्नी का याद सताने लगा। हल्ला मत कीजिए। तो कोबलम ने यह विचार किया कि पहली पत्नी होती है, समझ गए, पहला प्यार होता है। देखिए पहला कोई भी चीज समझ गए हमेशा याद रहता है, समझे। तो समझिएगा आप यहां पे। तो कोबलम को लगा कि जो है पहली पत्नी के पास जाएंगे तो हो सकता है माफ कर दे। तो कोबलम विचार किया कि जाते हैं माफी मांगते हैं। तो कोबलम जो है फिर अपनी पहली पत्नी कन्नगी के पास गया और कन्नगी को सभी प्रकार का कहानी बताया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कन्नगी कहानी सुना, कोबलम माफी भी कन्नगी से मांगा, कन्नगी माफ कर दी।
और कन्नगी के पास भी कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन जो महिला होती है वह आपको अपना आभूषण रखती है ताकि विपत्ति में काम आ सके। देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में जब किसी लड़की का विवाह होता है तो उसके घर वाले, उसके मां बाप, लड़की के मां बाप यह चाहते हैं कितना ज्यादा से ज्यादा अपनी बेटी को जेवर दे करके भेजे, ताकि समय कुछ समय अगर जरूरत पड़ेगा तो उससे जो है वो अपना काम निकाल लेगी। आप देखते होंगे कि जब घर में कुछ भी नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी कहानियां आपको है, बहुत सारी मां ऐसी है जो अपना गहना जेवर बेच करके अपने बेटा को पढ़ाई है और बेटा सफल हो गया है। तो इस प्रकार का चीज जो है आपको आपके समाज में देखने को मिलेगा। तो छोड़िए इन चीजों को, यहां पे आइए, कन्नगी पे कंसंट्रेट कीजिए। तो अब उधर बहेंगे तो बहुत ज्यादा बह जाएंगे, तो इससे बढ़िया यहीं पे रहिए। तो कन्नगी के पास आभूषण था, कन्नगी के पास पायल था। कन्नगी कहा हमारे पास तो यही आभूषण बचा है, पायल बचा है, आप इसको बेच लीजिए और बेच करके फिर से व्यापार खड़ा कीजिए अपना। इस प्रकार कोबलम को कन्नगी से पायल प्राप्त हुआ। अब कोबलम चोल राज्य का था, चोल राज्य में पायल का दाम अच्छा नहीं मिलता, जिस वजह से कोबलम ने यह सोचा कि पायल का दाम जिस राज्य में अच्छा मिलेगा उस राज्य जाएंगे। तो पायल का दाम पांड्य राज्य में अच्छा मिलता, तो कोबलम उस पायल को लेकर बेचने हेतु पांड्य राज्य चले गए। और संयोग देखिए ऐसा हुआ कि उस समय पांड्य राज्य के राजा हुआ करते थे नेदुनजेलियन, और नेदुनजेलियन की पत्नी का पायल खो गया था, पत्नी का पायल चोरी हो गया था। पांड्य राज्य के शासक नेदुनजेलियन के पत्नी का पायल चोरी हो गया था। अब राजा की पत्नी का पायल चोरी हुआ था, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया कि अगर कोई व्यापारी पायल बेचने के लिए आता है तो इसकी तुरंत सूचना नेदुनजेलियन को दी जानी चाहिए, नेदुनजेलियन को दी जानी चाहिए। कोबलम को कुछ अता पता था नहीं। कोबलम पांड्य राज्य गया पायल बेचने के लिए। जैसे ही दुकान पे गया, जो दुकानदार था वो राजा को खबर कर दिया। राजा की सेना आई और कोबलम को पकड़कर नेदुनजेलियन के समक्ष प्रस्तुत किया। और संयोग देखिए, राजा की पत्नी का पायल जिस प्रकार का था उसी प्रकार का पायल कन्नगी का भी था। इससे हुआ ये कि नेदुनजेलियन को कोबलम पे शक हो गया। नेदुनजेलियन को कोबलम पे यह शक हो गया कि कोबलम ने ही नेदुनजेलियन की पत्नी का पायल चोरी किया। राजा की पत्नी का पायल चोरी किया, यह तो बहुत बड़ा अपराध था। और नेदुनजेलियन बहुत न्यायप्रिय शासक थे, तो नेदुनजेलियन ने कोबलम को मृत्युदंड देने की घोषणा की। और नेदुनजेलियन ने कोबलम को फांसी पर लटका दिया। अब कोबलम फांसी पर लटका दिया गया, बेचारा तो मर गया। अब उसकी पत्नी कन्नगी इंतजार कर रही थी कि कब वो आएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। और कन्नगी को शक भी हो रहा था कि क्या पता फिर से तो माधवी के प्रेम में नहीं पड़ गया। हल्ला मत कीजिए। तो फिर कन्नगी चोल राज्य से निकली, पांड्य राज आई। पांड्य राज आई तो पांड्य राज में उसको पता चला कि नेदुनजेलियन
उसके पति को फांसी पर लटका दिया पायल चोरी के आरोप में। कन्नगी को तो पता था कि वो उसका पायल था, उसका पति निर्दोष था। तो कन्नगी नेडुंजेलियन के दरबार में गई और नेडुंजेलियन को श्राप दे दी, और नेडुंजेलियन को श्राप देकर के आगे बढ़ गई। और बाद में जाकर नेडुंजेलियन की पत्नी का जो पायल चोरी हुआ था, वास्तविक चोर का पता नेडुंजेलियन को चला। और जब वास्तविक चोर का पता नेडुंजेलियन को चला तो नेडुंजेलियन को लगा कि ना, हमने तो अपराध कर दिया, हमने तो निर्दोष व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया है। इसी आत्मग्लानि बस नेडुंजेलियन भी आत्महत्या कर लिया। नेडुंजेलियन आत्महत्या कर लिया, यानी किसी निर्दोष व्यक्ति को वो मृत्यु दंड दे दिया था। ये आत्मग्लानि नेडुंजेलियन के मन में बैठ गया था, जिस कारण नेडुंजेलियन भी आत्महत्या कर लिया। और कोवलम की पत्नी कन्नगी सोच ली कि अब तो कुछ है नहीं, ना पति है ना कुछ धन संपत्ति है, अब बेहतर यही होगा कि हम सती हो जाए। और फिर कन्नगी पांड राज होते हुए चेर राज्य चली गई। कन्नगी पांड राज होते हुए चेर राज्य चली गई सती होने के लिए। कन्नगी पांड राज होते हुए चेर राज सती होने के लिए चली गई। और उस समय चेर राज्य के शासक हुआ करते थे सेनगुटवन। उस समय चेर राज्य के शासक कौन हुआ करते थे? सेनगुटवन। और चेर राज्य के शासक सेनगुटवन के राज्य में कन्नगी सती हो गई। सेनगुटवन को पता चला कि कोई कन्नगी नामक महिला है जो सती हो गई है। कन्नगी के याद में सेनगुटवन ने पत्नी पूजा प्रारंभ किया। पत्नी पूजा। देखिए, भारतीय संस्कृति में मुख्य तौर पर पति पूजा का प्रचलन आपको देखने को मिलेगा। पति पूजा का प्रचलन देखने को मिलेगा। पति पूजा, पत्नियां अपने पति के लंबे उम्र के लिए कई सारी पूजाएं किया करती है, जैसे कि करवा चौथ, तीज, और हाल फिलहाल में कोई आने वाला है। हाँ, जो भी है, ठीक है, उतना हमको नहीं पता है। हाँ, जो भी है। कौन पूजा? बट पूजा ना है। हाँ, बट वृक्ष पूजा। हाँ, जो भी है, ठीक है। ये सब पूजा जो है महिलाएं अपने पति के लिए करती है। लेकिन भारतीय इतिहास में एकमात्र उदाहरण सेनगुटवन का उदाहरण है। सेनगुटवन ने पत्नी पूजा प्रारंभ किया या सती पूजा प्रारंभ किया। सेनगुटवन ने कहा कि पति अपनी पत्नी के लंबी उम्र के लिए पूजा करेगा। समझेगा? ये तो बढ़िया बात है। समझेगा? इसमें ताली क्या बजाना है? ये तो एक अपवाद स्वरूप है। हमको तो नहीं लगता है आप लोग कीजिएगा। आप लोग तो कीजिएगा, आप लोग तो अच्छी हैं, आप लोग तो जरूर कीजिएगा। ये सब तो छुछुंदर है। ये सब करेगा। ये सब 5 घंटा भूखा नहीं रह सकता है। समझ गया? बताइए, औरत सब जो है कितना त्याग करती है। कोई पूजा होता है उसमें बहुत देर तक भूखा रहना पड़ता, भूखे प्यासे, निर्जल, बिना जल उल के। समझ गए? चलिए, तो ये शिल्पादिकाराम की कहानी हुई। अब देखिएगा, जो शिल्पादिकाराम है, शिल्पादिकाराम के बाद अगला है मणिमेखले। मणिमेखले माधवी की बेटी थी। माधवी की बेटी। देखिए, माधवी जो कि वेश्या थी, माधवी की बेटी हुआ करती थी मणिमेखले। और मणिमेखले
उदयन कुमार या अक्षय कुमार? ये बोला अक्षय कुमार ने। उदयन कुमार से प्रेम करता था मणि मेखले। मणि मेखले, मणि मेखले जो कि माधवी की बेटी थी, मणि मेखले जो कि माधवी की बेटी थी, वह उदयन कुमार से प्रेम करती थी। और इस साहित्य से हमें कंगन, समझिए कंगन समझते हैं, जो हाथ में महिला सब पहनती है, अरे चूड़ी जिसको कहते हैं, समझ गए। और चूड़ी सभी जो है, जैसे मान लिया जाए कि किसी का पति जो है बहुत पैसा वाला है, तो अपनी पत्नी को गिफ्ट करता है सोना का चूड़ी, चांदी का चूड़ी, या जो भी गिफ्ट करता है। तो जो मूल्यवान धातु का चूड़ी होता है ना, उसी को कंगन कहा जाता है। तो ये जो मणि मेखले नामक साहित्य है, इससे हमें कंगन के कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मणि मेखले और उसके प्रेम कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और जो मणि मेखले नामक साहित्य है, इस साहित्य की रचना की गई है। मणि मेखले के रचयिता है, अरे देखिए, शीतले सतनार। शीतले सतनार। फिर आपको जीवक चिंतामणि है, इसके रचयिता है तिरुतक देवर। इसके रचयिता कौन है? तिरुतक देवर। तिरुतक देवर। और अगली बात यह है कि जो मणि मेखले और शिल्पादिकाराम है, ये दोनों साहित्यों का संबंध है बौद्ध धर्म से। कौन धर्म से है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से इन दोनों का संबंध है। और जो जीवक चिंतामणि है, इसका संबंध है जैन धर्म से। कौन धर्म से है? जैन धर्म से। और देखिए एक बात और, ईस्ट और वेस्ट समझते हैं? ईस्ट में एशिया आ जाता है, वेस्ट में यूरोप, अमेरिका सब आता है। तो वेस्टर्न जगत के या पश्चिमी जगत के, वेस्टर्न जगत या पश्चिमी जगत के एक बहुत बड़े, वेस्टर्न जगत या पश्चिमी जगत के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुआ करते थे। उनका नाम था होमर। होमर विद्वान था, उनका नाम था होमर। क्या नाम था? होमर। तो पश्चिमी जगत के एक बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, उनका नाम था होमर। होमर ने कई सारे साहित्यों की रचना की थी, लेकिन होमर के साहित्यों में जो दो सबसे प्रमुख साहित्य था, एक था इलियड और दूसरा था ओडिसी। होमर के साहित्यों में एक प्रमुख साहित्य था इलियड और दूसरा था ओडिसी। ओडिसी, ओडिसी। तो इलियड और ओडिसी होमर की साहित्य है। जैसे मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ऋतु संघा, यह सब कालिदास की साहित्य है। उसी प्रकार से होमर की साहित्य है इलियड और ओडिसी। अब देखिएगा, जो शिल्पादिकाराम है, शिल्पादिकाराम नामक साहित्य को, शिल्पादिकाराम नामक तमिल साहित्य को तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। तमिल साहित्य का इलियड, तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। और मणि मेखले को तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। मणि मेखले को तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडिसी। यानी जो महत्व पश्चिमी जगत में इलियड और ओडिसी का है, भारत के भीतर तमिलकम प्रदेश में वही महत्व शिल्पादिकाराम और मणि मेखले का है। शिल्पादिकाराम और मणि मेखले का। इतना बात कुछ समझ में आया है? अब चीजों को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताएंगे। यहां तक पहले लिखिए। लिखिए, हेडिंग संगम वंश मारे। लिखिए, संगम एक
संगम एक तमिल भाषा का शब्द है। संगम एक तमिल भाषा का शब्द है। संगम एक तमिल भाषा का शब्द है। संगम एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ संगम एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ संगम एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ सभा सम्मेलन या संगोष्ठी होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ सभा सम्मेलन या संगोष्ठी होता है। वो कुर्सी दीजिए तो बैठेंगे। हटिए, आप उधर से हटिए, हमको बैठने दीजिए। संगम एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ सभा सम्मेलन या संगोष्ठी होता है। सभा सम्मेलन या संगोष्ठी होता है। पंखा को इधर कर दीजिए। देखिए ये सब कौन है? ये जो है ओमकार कुमार, ये अजीब सब कमेंट करता है। अजीब हाल है। वही लिपस्टिक सबके चक्कर में आप रह जाइएगा जीवन भर। देते रहिए लिपस्टिक, हो जाएगा आपका सब चीज। आशीष यादव, मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम कब होगा और रोपर कब होगा? देखिए, अगर क्वेश्चन पाषाण युग के संदर्भ में रहे और ऑप्शन पाषाण युग के संदर्भ में रहे तब बुर्जहोम होगा, और अगर ऑप्शन हड़प्पा काल के संदर्भ में रहे तो ऑप्शन जो है रोपर होगा। समझ गए? इसमें क्या कंफ्यूजन है? नहीं बताए हैं जी, नहीं बताए हैं, बताए हैं ना। तो ये क्लास बढ़िया से नहीं कीजिएगा तो ऐसे ये जीवन भर कंफ्यूजन रहेगा। आप लिखिए, पंखा का आवाज आता है, थोड़ा सा अथी कीजिए, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, यानी थोड़ा सा भी। ये तो सत्येंद्र कुमार कौन है? ये तो एकदम जानते हैं। बहुत लोग क्या होता है, देखिए, सोच थिंकिंग पॉजिटिव होना चाहिए आपका। बहुत चीज को नजरअंदाज करके चलना होता है, बहुत चीज को बर्दाश्त करके चलना होता है। देखिए, जैसे अभी हमको दर्द होता है, हम बर्दाश्त करके चलते हैं। खड़ा होते हैं तो बैठा नहीं जाता है, बैठते हैं तो खड़ा नहीं हो जाता है। समझ गए? तो बर्दाश्त करना पड़ता है। थोड़ा सा पंखा का आवाज जा रहा है, वो इसको बर्दाश्त नहीं होता है। समझ गए? हेलो 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 हेलो। शादी करवा रहा है, शादी कर लीजिए। शादी करना कोई गलत बात थोड़े है जी, अच्छी बात है शादी करना। अब किसी का गार्जियन शादी करवा रहा है तो गार्जियन का बात मानिएगा ना, शादी काहे नहीं कीजिएगा? शादी भी तो 16 संस्कार में से एक संस्कार है। विवाह एक संस्कार है। अगर आप विवाह नहीं करते हैं तो 16 संस्कार से पूर्ण नहीं हो पाते हैं आप। विवाह संस्कार है, विवाह करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब हम तो अपना जो बनाए, हमको तो जो करना हो तो हम करवे करेंगे। बाबा बनेंगे तो पता तो चलिए ना जाएगा। लिखिए, संगम एक तमिल भाषा। लिखिए अब आप लोग। 72 साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। अरे कोई साउंड प्रॉब्लम ना है, देखिए, ठीक है ना? ऐसे बोलता है वो, ऐसे ही सब कमेंट करते रहेगा। कमेंटे वो ड्रॉप कर दी। लिखिए, हम संगम एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ सभा सम्मेलन या संगोष्ठी होता है। फुल स्टॉप। नीचे से नेक्स्ट पॉइंट। संगम वंश के अंतर्गत संगम वंश के अंतर्गत संगम वंश के अंतर्गत
संगम वंश के अंतर्गत तीन राजवंश, संगम वंश के अंतर्गत तीन राजवंश, एक नंबर में चेर वंश, तीन राजवंश, एक नंबर में चेर वंश, दो नंबर में चोल वंश, दो नंबर में चोल वंश बोले हैं, चोर वंश नहीं बोले हैं, चोल बोले हैं जी, चोल वंश, एक नंबर में चेर वंश, दो नंबर में चोल वंश, तीन नंबर में पांड्य वंश, तीन नंबर में पांड्य वंश। संगम वंश के अंतर्गत तीन राजवंश, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश के शासकों ने शासन किया। चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश के शासकों ने शासन किया। चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश के शासकों ने शासन किया। शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट, तमिलकम प्रदेश के विषय में जानकारी हमें, तमिलकम प्रदेश के विषय में जानकारी हमें तमिलकम प्रदेश के विषय में जानकारी हमें तमिल साहित्य से प्राप्त होती है, तमिल साहित्य से प्राप्त होती है, तमिल साहित्य से प्राप्त होती है। प्रमुख तमिल साहित्य निम्न 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 है। एक नंबर में शिल्पाधिकारम, थोड़ा बोर्ड को उधर कर दीजिए, ठीक है, उसको खिसका दीजिए, नहीं तो गलती फलती ये सब लिख लेगा महाराज। बात इसको तो और ने दिमाग है। आप अपने से कर लीजिए, हीरो कर लीजिए, छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। और उधर कर दीजिए उसको, और उधर कीजिए थोड़ा सा, और उधर कीजिए, और उधर, हाँ, और उधर कीजिए, हाँ नीचे कीजिए, हाँ ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए। चलिए लिखिए, प्रमुख तमिल साहित्य निम्न है। एक नंबर में शिल्पाधिकारम, अभिषेक कुमार सिंह, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ देते हैं जी। बताइए, प्राचीन भारत का इतिहास खत्म होने वाला, ये अभी तक पीडीएफ खोज रहा है। एक नंबर में शिल्पाधिकारम, एक नंबर में शिल्पाधिकारम, डैश देकर लिखिएगा। इसकी रचना इलांगे आदिगल ने किया है। इलांगे आदिगल बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसकी रचना इलांगे आदिगल ने किया है, बोर्ड पे लिखा हुआ है हर बात, इसलिए हम करवाए हैं। इसकी रचना इलांगे आदिगल ने किया है। इसकी रचना इलांगे आदिगल ने किया है। इस साहित्य से हमें पाजेब या पायल के, इस साहित्य से हमें पाजेब या पायल के इस साहित्य से हमें पाजेब या पायल के
कहानी की जानकारी प्राप्त होती है? पाजेब या पायल के कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पाजेब या पायल के कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पाजेब या पायल के कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इस कहानी के नायक कोबलम, इस कहानी का 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 नायक कोबलम, नायिका कन्नगी, नायिका कन्नगी, सहनायक नेडुंजेलियन, सहनायक नेडुंजेलियन और सहनायिका माधवी थी। सहनायिका माधवी थी। सहनायिका माधवी थी। सहनायिका माधवी थी। फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा स्टार मार्के। शिल्पादिकाराम साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, शिल्पादिकाराम साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। शिल्पादिकाराम साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। शिल्पादिकाराम साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट पॉइंट, शिल्पादिकाराम को तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। शिल्पादिकाराम को, हर्षराज शुक्रिया आपका और सेम टू यू, दोनों बात उसके क्वेश्चन का जवाब दिए। शिल्पादिकाराम को तमिल साहित्य का इलियड, शिल्पादिकाराम को तमिल साहित्य का इलियड, शिल्पादिकाराम को तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। शिल्पादिकाराम को तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। अब नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा नोट देकर के, एनओटी नोट, नोट देकर के लिखिएगा, नोट देकर के लिखिएगा, एनओटी नोट, नोट देकर लिखिएगा। प्रसिद्ध विद्वान होमर ने, 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 प्रसिद्ध विद्वान होमर ने इलियड और ओडिसी, प्रसिद्ध विद्वान होमर ने इलियड और ओडिसी, इलियड और ओडिसी, प्रसिद्ध विद्वान होमर ने इलियड और ओडिसी। नीचे कीजिए, नीचे कीजिए मुझे थोड़ा सा और नीचे कीजिए, लिखा हुआ है प्रसिद्ध विद्वान होमर ने इलियड और ओडिसी नामक साहित्य की रचना की है। राहुल कुमार वीडियो नहीं चल रहा है, चल रहा है, हम साइड में है इसलिए आपको लग रहा है नहीं चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, चल रहा है। अब आगे हेडिंग मारिए, मनी मेखले, मनी मेखले, मनी मेखले,
आगे हेडिंग मारिए मणि मेखले, मणि मेखले। आगे हेडिंग मारिए मणि मेखले। इसकी रचना शीतले सत्नार ने की है। मणि मेखले, इसकी रचना शीतले सत्नार ने की है। इसकी रचना शीतले सत्नार ने की है। इसकी रचना शीतले सत्नार ने की है। इस साहित्य से हमें माधवी की पुत्री मणि मेखले, इस साहित्य से हमें माधवी की पुत्री मणि मेखले और उसके प्रेमी उदयन कुमार, माधवी की पुत्री मणि मेखले और उसका प्रेमी उदयन कुमार है। उदयन कुमार, उदयन, उदयन कुमार, उदयन, उदयन कुमार। चलिए माधवी की पुत्री मणि मेखले और उसका प्रेमी उदयन कुमार, और उसका प्रेमी उदयन कुमार के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। उदयन कुमार के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। उदयन कुमार के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। उदयन कुमार के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। यह साहित्य हमें कंगन, 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 यह साहित्य हमें कंगन, 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 यह साहित्य हमें कंगन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह साहित्य हमें कंगन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इस साहित्य का संबंध भी बौद्ध धर्म से रहा है। इस साहित्य का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। इस साहित्य का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। इस साहित्य का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। इस साहित्य का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। इस साहित्य का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। इस साहित्य को इस साहित्य को नहीं, इसे तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। 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 तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। फुल स्टॉप। चलिए आगे हेडिंग मारिए जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। आगे हेडिंग मारिए जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। डैश देकर लिखिए। इसकी रचना तिरुतक देवर ने की है। डैश देकर लिखिए। इसकी रचना तिरुतक देवर ने की है।
इसकी रचना तिरुतक देबर ने की है। इसकी रचना तिरुतक देबर ने की है। इस साहित्य का संबंध जैन धर्म से 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 है। फुल स्टॉप। इस साहित्य का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म से है। फुल स्टॉप। चलिए अब देखिएगा, अब इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले याद करवाते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बताइए, आइए बोर्ड पे। दक्षिण भारत को दो भाग में कौन सी दोआब बांटती है? रायचूर दोआब से ऊपर का इलाका। दक्कन के अंतर्गत कौन कौन से राज्य? महाराष्ट्र। और दक्कन के क्षेत्र में कौन कौन वंश का शासन? चालुक्य वंश। और अच्छा, रायचूर दोआब के दक्षिण में आए तमिलकम प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र? केरल, तमिलनाडु। तमिलकम प्रदेश में किस किस वंशों का शासन? दक्षिण भारत के अंतर्गत शासन करने वाले इन राजवंशों में सबसे प्राचीनतम राजवंश, सबसे प्राचीनतम राजवंश संगम वंश। ना, संगम कौन भाषा का शब्द? संगम कौन भाषा का शब्द? संगम का शाब्दिक अर्थ, संगम का शाब्दिक अर्थ सभा सम्मेलन या संगम वंश के अंतर्गत कितने राजवंश के शासक? कितने राजवंश के शासक? कौन कौन? चेर, चोल और अच्छा, तमिलकम प्रदेश के विषय में जानकारी कहां से प्राप्त? तमिल शिल्पाधिकाराम के रचयिता, शिल्पाधिकाराम के रचयिता इलांगे आदिगल। इलांगे बोलिएगा याद होगा, नहीं बोलिएगा याद नहीं होगा। शिल्पाधिकाराम के रचयिता, शिल्पाधिकाराम के रचयिता इलांगे। इससे हमें किसके कहानी के विषय आए? तमिल साहित्य का इलियड किसे कहा जाता है? तमिल साहित्य का इलियड। इसका संबंध कौन धर्म से है? कौन धर्म से है? मणिमेखले के रचयिता, मणिमेखले के रचयिता शीतले सतनार। और इससे हमें कंगन के कहानी के विषय में जानकारी मिलता है। इसका संबंध कौन धर्म से? कौन धर्म से है? बौद्ध धर्म। ना जी, समझिए। तमिल साहित्य का ओडिसी किसे कहा जाता? तमिल साहित्य का ओडिसी, तमिल साहित्य का ओडिसी। अच्छा, इलियड और ओडिसी नामक साहित्य की रचना किसने की है? होमर। किसने की है? किसने की है? इलियड और ओडिसी नामक साहित्य की रचना किसने की है? किसने की है? जीवक चिंतामणि की रचयिता तिरुतक, तिरुतक जीवक चिंतामणि की रचयिता, जीवक चिंतामणि की रचयिता तिरुतक देवर। चलिए अब आगे आइएगा। अब देखिएगा, ये तो तमिलकम प्रदेश के विषय में जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है। इसके बाद जो संगम वंश है, संगम वंश के अंतर्गत जो चेर, चोल और पांड्य वंश के शासकों ने शासन किया, इस संगम वंश के विषय में जानकारी हमें 3 संगमों के दौरान रचित संगम साहित्य से प्राप्त होती है। 3 गो संगम हुआ है, 3 गो सम्मेलन हुआ है। तमिल कवियों का 3 सम्मेलन हुआ है। तमिल कवियों का, तमिल भाषा के कवियों का 3 सम्मेलन हुआ है। और उस 3 सम्मेलन के दौरान, उस 3 सम्मेलन के दौरान कई तमिल महाकाव्यों की रचना हुई है। उससे हमें संगम वंश अर्थात चेर, चोल और पांड्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो जो 3 संगम हुआ है उसमें प्रथम संगम, अगर हम लोग बात प्रथम संगम की करें तो जो प्रथम संगम है, प्रथम संगम हुआ था मदुरै में। मदुरै पड़ता है कहां?
तो मदुरै पड़ता है आपको तमिलनाडु में, मदुरै तमिलनाडु में पड़ता, तमिलनाडु में मदुरै पड़ता है। मदुरै में प्रथम संगम हुआ। इस प्रथम संगम में टोटल 89 सदस्यों ने भाग लिया था, 89 सदस्यों ने भाग लिया था और कई वर्षों तक यह सम्मेलन चला था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऋषि अगस्त के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ऋषि अगस्त के द्वारा किया गया था, ऋषि अगस्त के द्वारा किया गया था। ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन के दौरान कई सारे साहित्यों की रचना हुई, लेकिन हुआ यह कि जब प्रथम संगम आयोजित हो रहा था, जब प्रथम संगम आयोजित हो रहा था तो उस समय मदुरै में बाढ़ आ गया, मदुरै में बाढ़ आ गया, फ्लड बाढ़ आ गया। और मदुरै में जो बाढ़ आ गया, उस बाढ़ में सभी साहित्य विलीन हो गया, सभी साहित्य बाढ़ के पानी में विलीन हो गया, बाढ़ के पानी में नष्ट हो गया। इस संगम से एक भी साहित्य की प्राप्ति नहीं हुई है। जो प्रथम संगम हुआ है, प्रथम संगम से एक भी साहित्य की प्राप्ति नहीं हुई है। कालांतर में जाकर द्वितीय संगम हुआ। अगर बात हम लोग द्वितीय संगम की करें तो जो द्वितीय संगम है, द्वितीय संगम कपाटपुरम या अल्बे में हुआ था। कपाटपुरम या अल्बे, यह भी तमिलनाडु में ही पड़ता है। द्वितीय संगम कपाटपुरम या अल्बे में हुआ था। और इस संगम की भी अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने ही किया था। इस संगम की भी अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने किया था, ऋषि अगस्त ने किया था। और कहा जाता है कि इस संगम के दौरान ही ऋषि अगस्त का निधन हो गया। द्वितीय संगम के दौरान ही ऋषि अगस्त का निधन हो गया। और द्वितीय संगम की अध्यक्षता करते हुए जब ऋषि अगस्त का निधन हो गया तो फिर जो है आपको द्वितीय संगम की अध्यक्षता ऋषि अगस्त के शिष्य तोलकापियर ने किया। तोलकापियर, ऋषि अगस्त के शिष्य तोलकापियर ने किया। तोलकापियर ने किया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि द्वितीय संगम की अध्यक्षता ऋषि अगस्त और तोलकापियर दोनों ने किया है। और इस संगम के दौरान भी कई सारे साहित्यों की रचना हुई है, लेकिन इस संगम से, द्वितीय संगम से सिर्फ एक साहित्य की प्राप्ति हुई है। और द्वितीय संगम से जो सिर्फ एक साहित्य की प्राप्ति हुई है, उस साहित्य का नाम है तोलकापियम। उस साहित्य का नाम है तोलकापियम। तोलकापियम की प्राप्ति द्वितीय संगम से हुई है। इसकी रचना द्वितीय संगम के दौरान हुई थी। और इस तोलकापियम की बात अगर की जाए तो तोलकापियम जो है एक प्रकार का तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तोलकापियम एक प्रकार का तमिल व्याकरण ग्रंथ है। और इसकी रचना तोलकापियर ने किया है। इसकी रचना किसने किया है? तोलकापियर ने। आगे हम तृतीय संगम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां तक चीजों को आप लिखिएगा। संगम वंश के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें संगम वंश के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें संगम वंश के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें संगम वंश के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें तीन संगमों के दौरान रचित 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 संगम साहित्य से प्राप्त होती है। तीन संगमों के दौरान रचित संगम साहित्य से प्राप्त होती है। एक नंबर में
प्रथम संगम 1 नंबर में, 1 नंबर हेडिंग मारिए, 1 नंबर। प्रथम संगम का आयोजन, नीचे से 1 नंबर हेडिंग मारिए। प्रथम संगम का आयोजन, प्रथम संगम का आयोजन, प्रथम संगम का आयोजन, आयोजन मदुरै में हुआ था। प्रथम संगम का आयोजन मदुरै में हुआ था। प्रथम संगम का आयोजन मदुरै में हुआ था। प्रथम संगम का आयोजन मदुरै में हुआ था। मदुरै में हुआ था। इसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने की। इसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने की। इसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने की। ऋषि अगस्त ने की। फुल स्टॉप। इस संगम के दौरान कई सारे, इस संगम के दौरान कई सारे इस संगम के दौरान कई सारे साहित्यों की रचना हुई। इस संगम के दौरान कई सारे साहित्यों की रचना हुई। इस संगम के दौरान कई सारे साहित्यों की रचना हुई, लेकिन मदुरै शहर बाढ़ आने की वजह से समुद्र में विलीन हो गया। लेकिन मदुरै शहर बाढ़ आने की वजह से समुद्र में विलीन हो गया। लेकिन मदुरै शहर बाढ़ आने की वजह से समुद्र में विलीन हो गया। लेकिन मदुरै शहर बाढ़ आने की वजह से समुद्र में विलीन हो गया, जिस कारण जिस कारण जिस कारण जिस कारण कोई साहित्य, जिस कारण सभी साहित्य, जिस कारण सभी साहित्य नष्ट हो गए। जिस कारण सभी साहित्य नष्ट हो गए। प्रथम संगम से एक भी साहित्य की प्राप्ति नहीं हुई है। प्रथम संगम से एक भी साहित्य की प्राप्ति नहीं हुई है। प्रथम संगम से एक भी साहित्य की प्राप्ति नहीं हुई है। प्रथम संगम से एक भी साहित्य की प्राप्ति नहीं हुई है। अब 2 नंबर में लिखिए, द्वितीय संगम, द्वितीय संगम कपाटपुरम या अल्बे में हुआ है। 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 कपाटपुरम या अल्बे में हुआ है। इस संगम की अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने किया है। इस संगम की अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने किया है। इस संगम की अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने किया है। इस संगम के दौरान ही ऋषि अगस्त के निधन हो जाने की वजह से, इस संगम के दौरान ही इस संगम के दौरान ही ऋषि अगस्त के निधन हो जाने की वजह से
इस संगम के दौरान ही ऋषि अगस्त के निधन हो जाने की वजह से उसके शिष्य तोल्कापियर ने अध्यक्षता संभाली। 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 इस संगम से एक साहित्य की प्राप्ति हुई है। इस संगम से एक साहित्य की प्राप्ति हुई है। इस संगम से एक साहित्य की प्राप्ति हुई है। इस संगम से एक साहित्य की प्राप्ति हुई है। इस संगम से एक साहित्य की प्राप्ति हुई है। इस संगम से एक साहित्य की प्राप्ति हुई है। जो तोल्कापियम है, जो तोल्कापियम है, जो तोल्कापियम है, जो तोल्कापियम है, यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। 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 इसकी रचना तोल्कापियर ने किया 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 है। फुल स्टॉप। चलिए बताइए, प्रथम संगम कहां हुआ है जी? प्रथम संगम कहां हुआ है? इसकी अध्यक्षता किसने की? किसने किया है? क्या कोई भी साहित्य मिला है? द्वितीय संगम कहां हुआ है? द्वितीय संगम कहां हुआ है? इसकी अध्यक्षता किसने की है? ऋषि अगस्त और ऋषि अगस्त और किस संगम के दौरान ऋषि अगस्त की मृत्यु हुई? कौन संगम के दौरान? कौन संगम के दौरान? द्वितीय संगम से कितने साहित्य की प्राप्ति? कितने साहित्य? कौन कौन? तोल्कापियम क्या है? तमिल व्याकरण। तोल्कापियम क्या है? इसके रचयिता, इसके रचयिता तोल्का क्लियर है। चलिए इससे आगे अगले क्लास में। रुक जाइए, अकबकाइए नहीं, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा, मारेंगे न तो हम आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का।